हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज इस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कि छत्तीसगढ़ के लिए ट्रांसलेशन की तैयारी कैसे की जाए। ये हमेशा से थोड़ा सा एक ऐसा अपने आप में सब्जेक्ट रहा है जिसके बारे में हर बच्चे को डर लगता है। उसका मीडियम कुछ भी रहा हो, वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। हिंदी मीडियम को लगता है कि इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, इंग्लिश में हाथ तंग है मेरा, ग्रामर नहीं आती है, सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता है, वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती है। वही अगर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें, उनको लगता है कि हिंदी बोलना तो आती है, लिखना भूल गए, बहुत साल पहले छोड़ दी हमने हिंदी लिखना। तो कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है। उसके बाद अगर लीगल आपसे ट्रांसलेशन करने की हम बात करें, लीगल वर्ड्स आएंगे, तो ये तो प्रैक्टिस में भी नहीं आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में, एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने आप में, जो कहीं ना कहीं दोनों मीडियम वाले के लिए या लगभग लगभग हर बच्चे को थोड़ा सा तो डराता है। छत्तीसगढ़ में 20% वेटेज होता है ट्रांसलेशन का। जजमेंट राइटिंग आप करते हैं, लॉ पे आप अपनी कमांड कर लेते हैं, बट ट्रांसलेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा इग्नोर भी करा जाता है। कई बार बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है, बोलते हैं कि लास्ट में देखा जाएगा। अगर आप बात करोगे कि लास्ट में देखा जाएगा, लास्ट में कब देखा जाएगा? लास्ट में आपका रिजल्ट देखा जाएगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में कितना आता है, तो 10 नंबर का आता है हिंदी से इंग्लिश, और 10 नंबर का ही आपका पूछा जाएगा इंग्लिश टू हिंदी। तो 100 नंबर के पेपर में 20% वेटेज होता है आपका ट्रांसलेशन का। इसलिए बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, या ये नहीं कर सकते हो कि आखिरी में देखा जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन एक दिन में मास्टर नहीं किया जा सकता है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ट्रांसलेशन एक दिन में, 10 दिन में नहीं सीख सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ याद आती है। आप याद नहीं कर सकते हो ट्रांसलेशन को, ये तो लिख लिख कर ही देखना होता है। तो प्रैक्टिस का टाइम कितना होना चाहिए, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अगर आपने अभी भी सोचा है कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो आज ही का सही टाइम है जब से आप अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करोगे। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? क्या सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है? तो अगर आपके पास डिग्लॉट एडिशन की बैरेट नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके जाकर के लेकर के आइए। बिना डिग्लॉट एडिशन के आप कभी भी ट्रांसलेशन, और अगर मेनली बात की जाए तो लीगल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। लीगल ट्रांसलेशन के लिए सबसे सही सोर्स अगर बोला जाए, तो होती है डिग्लॉट एडिशन की बैरेट। आपका हिंदी में पढ़ने के बाद इंग्लिश में रीडिंग लगाइए, इंग्लिश में पढ़ने के बाद हिंदी में रीडिंग लगाइए। उससे क्या होगा कि आपके रीडिंग भी 2 बार हो रही है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने की हैबिट भी डेवलप होगी। तो आपको जब भी कोई शब्द आएंगे, तो बहुत नए या अजीब नहीं लगेंगे कि ये पहली बार सुना है या पहली बार पढ़ा है। उसके रिलेटेड आप ऑलरेडी कोई वर्ड्स पढ़ चुके होंगे। तो ये दोनों के लिए काम करता है कि हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। और आपको अगर पढ़ते टाइम पर लगता है कि ये वर्ड काम का है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ये ऐसा है कि जो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको याद रखने में, तो आपको अपनी एक लीगल ग्रोसरी तैयार करनी है। आपको अपनी लीगल ग्रोसरी तैयार करने का मतलब यह है कि दोस्त से या सीनियर से लेकर के नहीं आना है। अगर दोस्त ने या सीनियर ने किसी ने तैयारी करके बनाई है, वो आपके कोई भी काम नहीं आ रही है। इससे अच्छा तो जाकर के आप लीगल डिक्शनरी खरीद के लेकर के आ जाओ। उससे पूरी याद करोगे क्या? और याद कर ली है तो इतनी मेहनत करना क्यों है? क्योंकि ये जो काम का नहीं है, वो क्यों याद करना है आपको? तो आपको लगता है कि ये शब्द पूछा जा सकता है या ये काम का है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? डायरेक्ट रीडिंग करो, दोनों लैंग्वेज में रीड करो। लगता है कि ये वर्ड का मतलब आ सकता है एग्जाम में, या पूछा जाना चाहिए या पता होना चाहिए, उसको दोनों लैंग्वेज में लिख लिया। अब ये काम आप जब भी रीडिंग करोगे, तो साथ में अपनी एक जो भी आपकी कॉपी है, उसको साथ में रखो, उसमें वर्ड्स नोट करते जाओ, एंड विथ टाइम क्या करो, उसको रिवाइज करते जाओ। इससे क्या होगा, वो वर्ड भी याद आ जाएंगे, या जिस सेक्शन में से आपने उनको नोट डाउन किया था, वो आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा। तो आपको अलग से बहुत मेहनत नहीं करनी है। सेम जो टाइम आपका रीडिंग का है, उसी टाइम पर आपने क्या किया, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा, और दोनों लैंग्वेज में आपको याद हो गया। तो पहली चीज तो ये। लेकिन जब हम बात करते हैं आखिरी के 1-2 महीने, 3 महीने में तैयारी करनी है, तब भी हम यही अपनाएं क्या? तब आप रीडिंग करने के बाद एक चीज कीजिएगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस कैसे की जाएगी? तो कोई भी सेक्शन जो आपका है, आपने उसको हिंदी में रीड किया, एंड उसके बाद आपने उसको इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है?
और वही चीज आपने इंग्लिश में रीड की, नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, एंड उसको लिखने के बाद उसको अपने खुद के, जो भी आपको लगता है कि इसका हिंदी में मतलब ये होना चाहिए, आपने इंग्लिश सेक्शन को हिंदी में लिख दिया। सो हिंदी रीड करके इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश रीड करके हिंदी में लिख दिया। तो इससे आपको प्रैक्टिस क्या होगी कि आपको सेक्शन के ऊपर भी कमांड होगी, जो आपकी जजमेंट राइटिंग में काम आ जाएगा कि ये किस सेक्शन के बारे में बात हो रही है। और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगा आपका लीगल ट्रांसलेशन करने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है वो पैराग्राफ बेस्ड होता है और बहुत ज्यादा वो रिलेटेड होता है लीगल ट्रांसलेशन से। बहुत सारे वर्ड्स आपको वो देखने को मिलेंगे जो सीधे सीधे आपको डायरेक्ट में मिलेंगे। तो डायरेक्ट तो रीडिंग करना मस्ट है। सबसे अच्छी किताब होती है ट्रांसलेशन के लिए, वो है आपकी डिग्लोट एडिशन डायरेक्ट। जैसे अगर हम बात करें, एक ट्रांसलेशन आया था हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए, 10 नंबर के लिए पूछा गया था। अब क्या आपको ये पूरा ही क्वेश्चन पता होना चाहिए? 23 का ये क्वेश्चन है कि यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है। अब यहां पे हमको रुक जाना है। क्या अब यहां पर हम पूरा एक बार पढ़ लें क्या? तो ये भी किया जा सकता है कि जब भी आपके सामने आएगा आप पूरा एक बार पढ़ो, ताकि आपको सेंस समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जब आपको लगता है कि यहां पर ब्रेक किया जाना चाहिए, इस पूरे पैराग्राफ को आपने क्या किया, सेंटेंसेस के फॉर्म में ब्रेक किया एंड उसके बाद ट्रांसलेशन करना है। पैराग्राफ बेस्ड जब भी ट्रांसलेशन करना हो आपको, तो पूरा ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। आपको उसका भाव क्या है, सेंस क्या है, वो लिखना होता है। बीच में एक आध कोई वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, या कुछ आपको सिनोनिम याद आ रहा है, एग्जैक्टली प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो कहना चाहता है वो सेंटेंस, वो आप पूरा की पूरा लिख दो, या उस पैराग्राफ का क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है कि कोई भी उसको किसी भी लैंग्वेज में पढ़े तो उसको वही मतलब समझ में आए जो हिंदी में लिखा है। सो यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है, दिस कोर्ट इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब यह न्यायालय, तो दिस कोर्ट इस तथ्य के प्रति सतर्क है, अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो तथ्य का फैक्ट हो गया है, सतर्क है का अवेयर हो गया है हमारा। नेक्स्ट, जहां किसी व्यक्ति को दांडिक परिणामों का सामना करना है। व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, पर्सन, दांडिक हो गया क्रिमिनल। परिणामों के लिए हम यहां पे रिजल्ट वर्ड यूज करें या कॉन्सिक्वेंसेस यूज करें, तो यहां पर सही रहेगा कॉन्सिक्वेंसेस। सामना करना है, फेस करना है। विलंब माफ करना, अब विलंब माफ करना क्या हो गया हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं, अब ये विलंब माफी की बात हो रही है, तो डिले की बात हो रही है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात हो रही है। यहां पे आवेदन पर अति उदारता के साथ विचारण किया जाना चाहिए। आवेदन हो गया एप्लीकेशन, अति उदारता डायरेक्ट का वर्ड नहीं है जैसे कि, लेकिन ये ऐसी चीज है कि हमें इसका मतलब पता ही होता है। तो उदारता हो गया लीनियंसी, एंड अति उदारता को हम बोल सकते हैं अटमोस्ट लीनियंसी के साथ विचारण किया जाना चाहिए। अब विचारण हो गया हमारा ट्रायल, किंतु विलंब माफ करने के लिए वही अगेन डिले की बात हो रही है, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात हो रही है। करने के लिए किसी अभियुक्त के विहित, अभियुक्त हो गया हमारा अक्यूज्ड, विहित अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। अब विहित अधिकार के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो विहित आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा कि प्रिस्क्राइब्ड यूज करते हैं हम। अधिकार हो गया हमारा राइट, तो प्रिस्क्राइब्ड राइट के रूप में नहीं माना जा सकता, किंतु यदि वह परिसीमा अवधि के भीतर, अब परिसीमा अवधि हमारा क्या हो गया, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के भीतर अपील ना दाखिल करे, अपील अपील ही बोला जाता है, दाखिल करने के लिए, फाइल करने के लिए संभाव्य स्पष्टीकरण। अभी संभाव्य स्पष्टीकरण को हम क्या बोल सकते हैं कि स्पष्टीकरण तो एक्सप्लेनेशन होता है, संभाव्य स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा हमारा, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। या यदि वह ऐसी अपील दाखिल करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट करता है, असमर्थता को हम क्या बोलेंगे, इनएबिलिटी, शोज इनएबिलिटी, स्पष्ट करता है, तो अपील दाखिल करने में विलंब को, विलंब की अवधि पर ध्यान ना देते हुए सदैव माफ किया जा सकता है, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दिया जा सकता है। ठीक है, किंतु वर्तमान मामले में, अब ये वर्तमान मामला क्या होता है, तो वर्तमान को अपन प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट केस यूज करेंगे वर्तमान मामले में। भारतीय परिसीमा अधिनियम,
इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अपने आवेदन में आवेदक द्वारा। अब ये आवेदन का मतलब क्या हो गया? अब आवेदन का मतलब तो हो गया एप्लीकेशन, आवेदक का मतलब हो गया एप्लीकेंट। तो जो एप्लीकेशन देता है वो एप्लीकेंट द्वारा समानुदेशित एकमात्र कारण ये है। अभी समानुदेशित का मतलब अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप गिवन लिख सकते हैं, गिवन रीजन। तो यहां पर समानुदेशित को अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे हम? असाइंड यूज किया जाता है इसके लिए वर्ड। एकमात्र कारण यह है कि, ओनली रीजन। अब एकमात्र क्या है कि ओनली रीजन है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय की घोषणा के पश्चात ट्रायल कोर्ट। तो विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट हो गया, निर्णय की घोषणा के पश्चात। अब आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, उसे उसके अधिवक्ता द्वारा। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे? बाय हिज प्लीडर, आश्वासन दिया गया था। आश्वासन के लिए हम क्या बोलेंगे? अश्योर वर्ड यूज करेंगे, अश्योरेंस यूज किया जाता है कि वह अपील दाखिल कर देगा, कि वो अपील फाइल कर देगा, आवेदक को सूचित कर देगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगा? सूचित कर देगा मतलब इन्फॉर्म कर देगा, साथ ही अपील का ज्ञापन तैयार हो जाता है। अब ये अपील का ज्ञापन वर्ड आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अपील का ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपील की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेमोरेंडम ऑफ अपील बोलेंगे हम। चूंकि आवेदक एक श्रमिक है, अब जो श्रमिक वर्ड है इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लेबर, एप्लीकेंट इज ए लेबर, तथा वह जीविका की खोज में, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। जीविका की खोज को हम क्या बोल देंगे? इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर गया था, तो मध्य प्रदेश है, राज्य को हम स्टेट बोल देंगे। इसलिए वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका, ही कुडंट कॉन्टेक्ट टू हिज प्लीडर। तथा उसके पश्चात सह अभियुक्त, अब सह अभियुक्त हो गया हमारा को अक्यूज्ड। अब सह अभियुक्त को हम को अक्यूज्ड बोल रहे हैं। दोष मुक्त को कहा जाता है अक्यूटेड। चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम अक्यूटेड यूज करेंगे, वरना अक्यूटल यूज किया जाता है। तथा इस प्रकार सद्भावी विश्वास के अधीन। अब सद्भावी विश्वास का मतलब यहां पे हो गया इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। तो सद्भावी अधिवक्ता मतलब सद्भावी विश्वास के मतलब क्या हो गया? इन गुड फेथ, कि एप्लीकेंट भी दोष मुक्त हो गया है। क्या हो गया? उसका भी अक्यूटल हो गया है। ही ऑल्सो गॉट अक्यूटेड, ही हैज बीन अक्यूटेड। इसलिए उसने परिसीमा अवधि के भीतर अपील दाखिल नहीं की। इसलिए अब यहां उसने क्या कर दिया आखिरी में? हेंस ही डिड नॉट फाइल अपील इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो प्रिस्क्राइब पीरियड में टाइम लीव वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने, वो लेबर है और वो लाइवलीहुड के लिए क्या हुआ? एमपी से बाहर चला गया था। उसके एडवोकेट ने बोला कि जब मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार होगा तब वो उसको इन्फॉर्म कर देगा और अपील फाइल कर देगा। तो इसलिए टाइम पर वो नहीं कर पाया, क्योंकि इन गुड फेथ उसको लगा कि उसका एक्यूटल हो चुका है। अब ये पूरा की पूरा क्वेश्चन था जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। अगर आपको लगभग लगभग 10 to 15 वर्ड्स भी पता चल जाए, इसमें हम लोगों ने सिर्फ उतने ही वर्ड्स को डिस्कस किया है जो आपको लगता है कि पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता है तो फिर आप क्या कर सकते हो? इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो हर बार ऐसा ही होगा कि एज इट इज ट्रांसलेशन के लिए आपको सारे ही वर्ड का मतलब पता हो, जरूरी नहीं है। मेन कीवर्ड्स जो हैं, अगर आपको उनका मतलब पता है या कोई ऐसा उसका सिनोनिम पता है आपको जिसको लिखने से उसका सेंस चेंज नहीं हो रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हो? पूरा के पूरा ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स आप क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो। तो अच्छी चीज ये होती है कि आपको सारे वर्ड नहीं भी पता है तो भी पैराग्राफ बेस्ड ट्रांसलेशन में आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल में ट्रांसलेशन सीखना है और या इंग्लिश से हिंदी में आपको सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।